नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्टेट पॉलिटी। स्टेट पॉलिटी में मोटे मोटे रूप से हम जिन टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक होंगे हमारे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और महाधिवक्ता के बारे में भी, एडवोकेट जनरल के बारे में भी बात करेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो सबसे पहले जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भाग 6 में, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 आप समझ सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो आर्टिकल 152 से आपको अच्छी तरह से विदित होगा या आपको इसकी जानकारी भी होगी, और ये हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों, बहुत जरूरी है अनुच्छेद के बारे में, क्योंकि पीटी में ऐसे सवाल आते भी हैं। प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आर्टिकल 152 से 237 तक जो विस्तार है, जो एक्सटेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारे स्टेट के बारे में भी है। इसमें आपने देखा होगा कि जब हम सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, और आपने संविधान में पढ़ा ही है, प्रारंभिक स्तर पर आपको पढ़ाया गया भी है, जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार में मोटे रूप से 3 अंग होते हैं, यानी 3 ऑर्गन्स होते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आप देखिए, कार्यपालिका आती है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। फिर हम व्यवस्थापिका की बात करते हैं, यानी लेजिस्लेचर की बात करते हैं, और फिर हम न्यायपालिका की बात करते हैं इसमें। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आप इधर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं मोटे रूप से, एक है एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी है। और ये तीनों आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक बेसिक प्रिंसिपल था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, पावर ऑफ सेपरेशन, ये जो प्रिंसिपल दिया था, इसके आधार पर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो पृथक होती है, और लोकतंत्र की ये एक पहचान होती है, डेमोक्रेसी में एक आइडेंटिफिकेशन होता है ये कि गवर्नमेंट में जो पावर है वो सेपरेट सेपरेट है। अगर तीनों पावर एक व्यक्ति में निहित हो जाए तो मोनार्की सिस्टम हो जाता है, और वहां पर ऑटोक्रेटिक सिस्टम डेवलप हो जाता है, निरंकुश तंत्र की स्थापना हो जाती है। इसलिए डेमोक्रेसी में, आप किसी भी राष्ट्र की डेमोक्रेसी में अगर देखेंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको सरकार की ये तीनों अंग पृथक पृथक नजर आएंगे। देखिए, हम उदाहरण के द्वारा, यानी विद एग्जाम्पल, हम इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो मोटे रूप से हमारे दिमाग में गवर्नर का नाम आता है। स्टेट के लेवल पे बात कर रहा हूं अच्छी तरह से। और अगर आपको अच्छी तरह से पता होगा, हम सेंटर की बात करें तो यहाँ प्रेसिडेंट आएगा। कौन आएगा दोस्तों? प्रेसिडेंट आएगा, राज्यपाल, और फिर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की, मंत्री परिषद की। ठीक बात है। और मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। जब हम व्यवस्थापिका की बात करते हैं दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी दोस्तों हमारे पार्लियामेंट की तरह 2 भाग होते हैं, यानी एक यूनिकैमरल होती है, एक बाइकैमरल होती है। तो जहां बाइकैमरल होती है वहां पर 2 अंग होते हैं। पहला जो है आपको मैं बताना चाहूंगा, विधान परिषद। कौन सा होता है? विधान परिषद। और दूसरा जो होता है वो होता है विधान सभा, असेंबली। ठीक बात है। विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं इसको, और ये हो गया हमारा स्टेट असेंबली हो गया। आपको पता होगा हमारे इंडिया में वर्तमान में कितने स्टेट जो है वो बाइकैमरल है। मैं आपको बताना चाहूँ, और आपको पता भी होगा, कि जम्मू एंड कश्मीर जो है अब वो स्टेट नहीं रहा, वो यूटी में कन्वर्ट हो चुका है। केंद्र सरकार ने कानून बना करके संसद में उस कानून को पास करवा के कि उसका स्टेटस अलग कर दिया गया। तो अब हमारा बाइकैमरल स्टेट कितने हुए, ये भी हमारे पीटी में क्वेश्चंस आते हैं कि इतने अपने देश में, अर्थात अपने भारत में, इंडिया में कितने स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैं। तो देखिए, देखो आप थोड़ा विचार कीजिए,
नहीं तो मैं तो बताता ही हूँ आपको। तो हम थोड़ा सा इसको मैप के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं, और मैप के अकॉर्डिंग अगर हम चलने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से सबसे ऊपर आता है यूपी में बाइकैमरल है, अच्छी तरह से पता है आपको। फिर आपको अच्छी तरह से पता है हमारा जो बिहार है, बिहार में बाइकैमरल है, अच्छी तरह से आपको पता होगा। फिर हम जब महाराष्ट्र में आते हैं ठीक है, महाराष्ट्र भी हमारा बाइकैमरल है, अच्छी तरह से देखना आप ध्यान से। फिर हम बात करते हैं आंध्रा की, तो आंध्र प्रदेश भी हमारा कैसा है दोस्तों, बाइकैमरल है। फिर हम बात करते हैं तेलंगाना, जो इससे अलग हुआ था, तो इसमें भी बाइकैमरल। अब कितने बच गए, और एक और बचा, वो कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। कौन सा है, कर्नाटका। तो ये यहाँ जो है वो बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब ये हुआ कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें दो सदन हैं, दो हाउस हैं। जैसे हम बात करते हैं संसद की, तो संसद में आप अच्छी तरह देखिए, एक हमारा राज्यसभा होता है और एक हमारा लोकसभा होता है। दो सदन होते हैं, दो हाउस होते हैं। एक को हम स्टेट काउंसिल कहते हैं अर्थात राज्यसभा, और एक हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही राज्यों में भी ये व्यवस्था की गई है दोस्तों। जैसा संघीय स्तर पर, जैसा सेंट्रल लेवल पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है, वैसा का वैसा स्टेट पर भी है। ध्यान रखना, वहां अगर राष्ट्रपति बैठते तो यहाँ राज्यपाल बैठते, वहां अगर हम बात करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी बैठते तो यहाँ मुख्यमंत्री बैठते, वहां केंद्रीय मंत्री परिषद है तो यहाँ राज्य मंत्री परिषद है। ठीक, फर्क इतना है कि वो राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट पर कानून बनाती है और वो यूनियन लिस्ट पर बनाती है, और कॉन्क्रीट लिस्ट पर आपको अच्छी तरह से पता है कि स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। मगर दोनों के बीच में यदि कोई विवाद हो जाए तो आपको अच्छी तरह से पता है संघ का कानून मान्य होता है। ठीक है, तो बाइकैमरल जो स्टेट है ये है, और इसमें कोई संशोधन होने की संभावना हो तो आप करंट से अपडेट होते रहिएगा। आपको पता है न्यूज़पेपर में आती रहती है ये बातें कि कौन कौन से स्टेट ने, और है जैसे उड़ीसा है और भी स्टेट है जिन्होंने, राजस्थान भी उसमें इंक्लूड है अपना, जो प्रयास कर रहा है और किया भी था 2012 में किया था राजस्थान ने भी, कि यहाँ अपने स्टेट में भी बाइकैमरल बनाया जाए, मगर अभी तक तो अस्तित्व में नहीं आया। यानी हमारा जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है, अर्थात अपने यहाँ पर केवल असेंबली है। ठीक बात है। अब आती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में आपको बता दूं, आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं और हाई कोर्ट भी आप पढ़ चुके हैं या आप पढ़ रहे होंगे। तो हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट जुडिशरी का हिस्सा होता है, मगर अपने यहाँ पर जो जुडिशरी है वो आप देखना एकात्म है, एक है, अर्थात उस पर सेंटर का नियंत्रण ज्यादा है, स्टेट का हाई कोर्ट पर नियंत्रण न के बराबर है। ठीक बात है। फिर भी आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये बात यहाँ पर बताई है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन, तीन हो गए। पहला आप देखो, आप एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेचर एंड थर्ड जुडिशरी होता है। ठीक बात है। अब आता है कि एग्जीक्यूटिव में किस किस को हम शामिल करते हैं, अभी और आगे इसको डिटेल में देखेंगे। राज्यपाल आ गया, मंत्रिपरिषद आ गया, मुख्यमंत्री आ गया, और इसमें हमारा राज्य का जो महाधिवक्ता है अर्थात एडवोकेट जनरल जो है स्टेट का, वो भी हमारा इसका ही हिस्सा है। व्यवस्थापिका अर्थात लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में आपने देखना हमारा जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है और हमारा स्टेट असेंबली है। ठीक है। और राजस्थान कैसा है, राजस्थान यूनिकैमरल है, बाइकैमरल नहीं है। बाइकैमरल स्टेट के नाम हमने यहाँ लिखे हैं, और भी कोई एडिशन हो या रिमूविंग हो तो करेक्शन चलता रहेगा। न्यायपालिका आप अच्छी तरह जानते, हाई कोर्ट, राजस्थान के हाई कोर्ट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते कि राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है, जोधपुर है, और बेंच कहाँ है, जयपुर में है। ठीक बात है। अब हम आगे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आता है राज्य। हम ये बताना चाहेंगे बहुत सामान्य अर्थ में कि स्टेट क्या होता है दोस्तों, स्टेट किसको कहते हैं, राज्य किसको कहते हैं। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो राज्यों को बहुत, आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, देश कभी नहीं बोलते वो, क्योंकि देश, राष्ट्र और राज्य, इन तीनों में अंतर होता है। एक सांस्कृतिक दृष्टि से होता है, एक भौगोलिक दृष्टि से होता है, और एक होता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ध्यान रखना, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफिकल और कल्चरल। अगर हम नेशन की बात करते हैं तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, और
ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हम उसको देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस यानी देश उसको कहा जाता है। हम सामान्य अर्थ में आपको बताना चाहते हैं कि हम स्टेट उसको मोटे मोटे रूप से कहेंगे, थोड़ा ध्यान रखना, जिसमें 4 एलिमेंट्स हो। स्टेट में मेजर ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। स्टेट में मेजर 4 एलिमेंट्स जब होते हैं तब हम उसको राज्य कहते हैं। सबसे पहला आता है सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, अर्थात निश्चित भूभाग। सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक बात है। अब जब निश्चित एक भूभाग है, क्यों लिखा निश्चित, सर्टेन क्यों शब्द यूज किया जा रहा है, अभी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में जो आता है वो आता है दोस्तों जनसंख्या, पॉपुलेशन। अब दोस्तों सीधी सी बात है कि मैंने जनसंख्या के आगे निश्चित नहीं लिखा क्योंकि निश्चित होती भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग हो गया, सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन हो गया। देन आती है, आप ध्यान रखना, संप्रभुता अर्थात सॉवरेंटी। सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन एंड सॉवरेंटी। देन उसके बाद में आता है शासन अर्थात गवर्नमेंट। अच्छी तरह से देखना, ये 3 गार्नर जैसे विद्वान, ध्यान रखना, गुलिक जैसे विद्वान, गार्नर जैसे विद्वान, उन्होंने ये चर्चा की थी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। खूब सारे हैं पॉलिटिकल साइंस में थिंकर जिन्होंने स्टेट को लेकर के मोटे रूप से जब हम राज्य की चर्चा करते हैं तो इन 4 तत्वों की बात करते हैं। सबसे पहला जो तत्व आता है वो निश्चित भूभाग का आता है। किसका आता है? निश्चित भूभाग का आता है कि भाई ऐसा कोई ना कोई तो भूभाग अर्थात देश जिसका अपना ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो। यानी टेरिटरी, आप देखो सभी जितने भी स्टेट हैं, जितने भी देश हैं, वो सब ज्योग्राफिकल एरिया में बटे हुए हैं। पाकिस्तान को उठा लीजिए आप, नेपाल को लीजिए, भारत के जो हमारे आस पड़ोस में जो भी हमारे जो नेबर कंट्रीज है, श्रीलंका को ले लीजिए आप, भूटान को ले लीजिए आप, बांग्लादेश को, सबका अपना एक निश्चित भूभाग है। दूसरा है जनसंख्या, सभी में निर्जर अर्थात ऐसा भूभाग जहां पर कोई जनता रहती नहीं, उसको हम राज्य थोड़ी कहेंगे, उसको तो हम निर्जर या खाली पड़ा हुआ एक तरह से स्थान होता है, उसके लिए तो झगड़े होते रहते हैं। जनसंख्या होना भी जरूरी है क्योंकि शासन किस पर करेंगे आप? पहाड़, पौधे, पेड़, इन पर थोड़ी करेंगे, शासन तो हमेशा जनता पर किया जाता है। फिर आती है सॉवरेंटी, संप्रभुता किसको कहते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं सॉवरेंटी का मतलब होता है अल्टीमेट अथॉरिटी, किसमें वेस्ट की हुई होती है अर्थात किसमें निहित होती है, अल्टीमेट अथॉरिटी यानी अंतिम सत्ता किसमें निहित है। तो अगर भारत में हम बात करें तो हमारी अंतिम सत्ता हम में निहित है, जनता में। तो संप्रभुता, अगर किसी देश की संप्रभुता, अगर मैं आपसे बात करूं कि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर भारत को हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वह राज्य की श्रेणी में नहीं आता था क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास न होकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में हमसे ज्यादा था। इसलिए तो संप्रभुता होना बहुत जरूरी है एक राज्य के लिए। और फिर आता है शासन। शासन किस प्रकार का है? शासन आप अच्छी तरह जानते हैं, राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या पार्लियामेंट सिस्टम है। तो ये अपने अपने शासन के रूप है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम तो सामान्य से बता दें कि राज्य किसको कहा जा रहा है, मगर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं राज्य, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ध्यान रखना, 152 अर्थात 152 जो आर्टिकल है वो डिफाइन करता है स्टेट को। वो डिफाइन ये करता है, ध्यान रखना, कि आर्टिकल 152 कहता है कि जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें जो हमने स्टेट को माना है, ध्यान रखना, वही राज्य होता है। अच्छी तरह से, ठीक बात है। तो राज्य हमारे यहाँ पर जो देश है हमारा, जिसको हम भारत कहते हैं, हालांकि पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भारत इज द स्टेट ऑफ, कहा कहते हैं कि आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया इज दैट भारत यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है, ठीक बात है। तो भारत और भारत के भीतर जो प्रदेश हैं, ध्यान रखना, उन प्रदेशों के लिए हमने संविधान में कौन सा शब्द यूज किया? स्टेट, ठीक है। तो वर्तमान भारत में आपको अच्छी तरह से पता है कितने हमारे प्रदेश या राज्य है या स्टेट है, तो आपको पता है 28 है। कितने हैं? 28। जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो आपको पता है अबॉलिश कर दिया गया है, उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हमारे जो 28 राज्य हैं, अब आता है कि इसके साथ ही साथ ये तो 28 राज्य कहलाते हैं और इसके साथ ही हम एक शब्द और बोलते रहते हैं, यूटी, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश।
इनके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, मगर आपको अच्छी तरह से पता है कि वर्तमान में हमारे संघ शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, बताइए कितने हैं। आप देखना, ध्यान रखना, चूक मत करना। दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनको मर्ज कर दिया नवंबर 2019 में, तो वो एक हो गए। इधर एक लद्दाख बढ़ गया हमारा और एक जम्मू कश्मीर बढ़ गया, तो वो एक हो गए। तो पहले 9 थे, उनमें से अब एक कम हो गया, तो कितने बच गए, 8 रह गए। और आपको अच्छी तरह से पता भी होगा, अच्छी तरह से ध्यान भी रखना आपको है। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर दिल्ली, चंडीगढ़ है, फिर हमारा दादर नगर हवेली एवं दमन दीव हो गया, फिर लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, और कौन सा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक बात है। और स्टेट हमारे जो है वो 28 से पहले 29 हो गए थे। तेलंगाना बना था, आपको अच्छी तरह से पता है, जून 2014 में तेलंगाना हमारा स्टेट बना था, 29वां। मगर उसके बाद में जब जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था वो समाप्त हो गया, उसके बाद में अब हमारे 28 राज्य हैं। तो जो ये 28 राज्य हैं, इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है। किसमें किया गया है, भारतीय संविधान की भाग 6 में किया गया। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में और करने की कोशिश करते हैं कि भाग 6 में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए आप, इट डील्स विद द गवर्नमेंट इन द स्टेट, अर्थात ये जो पार्ट है 6 भाग जो है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, थोड़ा एनालिसिस किया था कि ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को डील करता है। अर्थात भाग 6 में राज्य और केवल भारत के भीतर जो राज्य है उनके बारे में ही बात की गई है। अब इसमें से हमने अभी इससे पहले चर्चा की थी दोस्तों, ध्यान से सुनना, हमने कार्यपालिका की यानी एग्जीक्यूटिव की बात की थी, लेजिस्लेचर की बात की थी, और उसके बाद में हमने जुडिशरी की बात की थी। तो हम जो पहला पोर्शन ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव का, और इसमें हमने आर्टिकल भी डाल दिया है। आर्टिकल 153 से 167 तक जो डील करता है वो किसको करता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव को। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में आप देखना क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो ये देखिए मोटे मोटे रूप से मैंने अभी आपको बताया भी था कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर अर्थात हमारा जो राज्यपाल है उसको करता है। फिर आता है हमारा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद में हमारा एक तरह से मोटे मोटे रूप से मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, मंत्री परिषद, हालांकि मुख्यमंत्री भी हमारा मंत्री परिषद का ही हिस्सा है। और आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट वर्तमान में कौन है, नाम ढूंढना। और इसमें जैसे सवाल आते हैं, सिविल सर्विस में नहीं आते, सिविल सर्विस में ये आते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स या कंसिस्ट कौन कौन करता है। ठीक बात है। तो गवर्नर हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मिनिस्टर हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हो गया। ठीक बात है। तो अच्छी तरह से आप देखना, ध्यान रखना इसको। देखो ये तो हो गया आपका। अब ये देखिए आप, भाग 6 है, इस राज्य की सरकार को, राज्य की सरकार के बारे में अगर आपको पढ़ना होता है संविधान का, तो भाग 6 है जो इसको डील करता है। और मैंने आपको ये बता दिया कि 3 हिस्से हैं हमारे। वैसे मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक हमारा राज्य का विस्तार है ये। ठीक बात है। हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो मैंने आपको बता दिया था। फिर एक बार दोबारा, राज्यपाल को पढ़ाया जाएगा, मुख्यमंत्री को पढ़ाया जाएगा और मंत्रिपरिषद को पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद में आपको एडवोकेट जनरल इसके बारे में बताया जाएगा। और फिर उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा राज्य के विधानमंडल अर्थात स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे स्टेट पॉलिटिक्स हिस्से में से आएगा, और फिर लोकल बॉडीज के बारे में बात करेंगे। ठीक बात है। अब देखिए आप कि इसमें कितने तत्व है वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें कौन कौन आते हैं। आप देखिए, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर काउंसिल कह दो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आ जाते हैं। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। चलो ये गवर्नर है, ये थोड़ा राजस्थान के संदर्भ में ध्यान करने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पहले गवर्नर जो बने थे राजस्थान में 1956 में, आप अच्छी तरह जानते, 1 नवंबर 1956 को। क्या नाम था इनका, ये ढूंढ के आपको निकालना है, वैसे तो आपको पता ही होगा, है गुरुमुख, श्री गुरुमुख निहाल सिंह। और वर्तमान में जो हमारे हैं वो है श्री कलराज मिश्र। ठीक बात है, ये थोड़े फैक्ट है, और ये हमारे असेंबली का फोटो है। अब हम जो बात करेंगे, अब आती है द सेम पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट एज दैट फॉर द सेंटर पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ ये बात यूं कही गई है
कि जैसी केंद्र में शासन प्रणाली है वैसी की वैसी शासन प्रणाली राज्य में भी अपनाई गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात की गई है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी संसदीय शासन प्रणाली। थोड़ा सी चर्चा करेंगे संसदीय शासन प्रणाली क्योंकि दोस्तों ध्यान से सुनना, हम अब जो टॉपिक शुरू किया है वो कार्यपालिका का किया है। किसका कार्यपालिका? राज्य की कार्यपालिका। किसकी? राज्य की कार्यपालिका के बारे में हमने बात की। और प्रश्न यह है, बिंदु यह है दोस्तों कि संसदीय शासन प्रणाली हमने राज्यों में भी अडॉप्ट की है। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो राज्य में भी जब हमने अडॉप्ट की है, तो जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है दोस्तों, वहां पर कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका अर्थात स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, उसका दोहरा रूप होता है। उसका दोहरा रूप होता है, यानी ड्यूअल सिस्टम होता है। ड्यूअल सिस्टम होता है, दोहरा रूप होता है। दोहरा रूप में आप देखिए, एक को हम बोलते हैं नाम मात्र की और दूसरी को हम कहते हैं वास्तविक, रियल, और एक को टाइटलर कह दो, नॉमिनल कह दो। समझ में आई? तो एक नाम मात्र की और दूसरी है वास्तविक। नाम मात्र में हम किसको लेंगे? राज्यपाल को, यानी जिसके नाम से, यानी टाइटलर है ये, जिसके नाम से शासन संचालित किया जाता है तो वो नाम मात्र है। और वास्तविक यानी रियल एग्जीक्यूटिव की हम बात करेंगे तो इसमें हमारा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद ये इसका हिस्सा बन जाता है। वास्तविक, रियल एग्जीक्यूटिव। हमेशा ध्यान रखना, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं आपने पढ़ी होगी, यानी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आपने पढ़ा होगा। तो वहां आपने पढ़ा होगा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ड्यूअल होती है, एक नॉमिनल होती है और एक टाइटलर, सॉरी एक रियल होती है। एक टाइटलर होती है, नॉमिनल होती है, और एक होती है रियल एग्जीक्यूटिव। ये पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे होगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगी उसमें ऐसा नहीं होगा। वहाँ एग्जीक्यूटिव जो होगी वो रियल होगी और लेजिस्लेचर है वो जो सेपरेट, यानी वहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत थोड़ा अलग है, यहाँ पर अलग होता है। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये संसदीय शासन प्रणाली, द सेम पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट, यानी सबसे पहला सवाल ये हो गया, आप ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि भाई केंद्र में तो संसदीय शासन प्रणाली है, सेंट्रल में तो यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बताइए राज्य में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से लिखा आपके लिए, सेम पैटर्न गवर्नमेंट इन द स्टेट एज दैट फॉर द सेंट्रल पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है उसमें ध्यान रखना आप, कार्यपालिका के दो रूप होते हैं हमेशा। कार्यपालिका के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। अब देखिए आगे, और ये देखो, गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। अब राज्य जो है, राज्य में मुख्य कर्ता और धर्ता जिसके नाम से, तो आपको मैं यहाँ बता दूं, गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी राज्यपाल मुख्य कार्यपालक है। अब फिर भी मैंने अभी आपको बताया था कि वो कैसा है? नॉमिनल है, टाइटलर है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसके नाम से शासन किया जाता है। और इसको हम दूसरी दृष्टि से अगर बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है, संवैधानिक मुखिया भी है, क्योंकि सारे काम किसके नाम से किए जाते हैं? सारे नाम जो है वो आपके राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहला बिंदु, सेम पैटर्न गवर्नमेंट का स्टेट में भी है। किन किन में दोस्तों? ध्यान रखना कि भाई जैसा संसद में है वैसा का वैसा। तो मैंने अभी आपको जब क्लास प्रारंभ की थी, यानी क्लास जब स्टार्ट की थी, तो उसमें बताया भी था मैंने आपको कि वहाँ मुख्यमंत्री थी, यहाँ प्रधानमंत्री, वहाँ राष्ट्रपति थी, यहाँ राज्यपाल। ठीक बात है। तो हमारा जो गवर्नर है वो स्टेट का हेड है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, मुख्य कार्यपालक है। फिर भी आप देखिए नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है। अब आते कि इसकी भूमिका कितनी, किस प्रकार की है। अब ये भूमिका किसकी है? राज्यपाल की। इस पर चर्चा हम बहुत विस्तार से और आगे करेंगे। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण जो लिखी है कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख है, बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। क्योंकि अगर आपको पता है कि कोई भी बिल, यानी जब कानून राज्यों को बनाना होता है, और राज्य कानून जो बनाते हैं अपने, वो कानून आप अच्छी तरह जानते हैं, स्टेट लिस्ट पर बनाते हैं, राज्य सूची के विषयों पर बनाते हैं, जनता के हित में बनाते हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट की कोई भी अगर कानून है, पॉलिसी है, अगर उसको फॉर्मुलेट करना है, बनाना है, तो स्टेट का मिनिस्टर ऑफ काउंसिल उसको बनाता है। फिर आपको पता है कि स्टेट असेंबली में ले जाते हैं, ठीक है, और स्टेट असेंबली में उसको पास किया जाता है, और पास होने के बाद में
वो राज्यपाल के पास में जाता है और राज्यपाल जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो कानून नहीं बनता। ये प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से पता भी है, नहीं है तो मैंने आपको बता भी दी है, ठीक बात है। अब संवैधानिक प्रमुख के रूप में फिर आता है ये कि केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में, एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों 1967 से पहले और उसके बाद में राज्यपाल की भूमिका में काफी बदलाव हो गया था और समय समय पर यह मुद्दा उठता गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें कई बार बीच बीच में अपनी बात को कहा है। उसने सीधे शब्दों में कहा था दोस्तों कि ठीक, राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया है, ध्यान रखना, वो सेंट्रल का एक एजेंट है, मगर यानी एजेंट का मतलब आप थोड़ा ये शब्द थोड़ा सा राजनीति में जब चलता है एजेंट शब्द आता है तो हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। एजेंट का मतलब होता है बीच का बिचौलिया, ऐसा नहीं है। या एजेंट का मतलब है एज ए रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पर कंट्रोल भी ये रखता है। आगे हम रोल पढ़ेंगे इसका राज्यपाल का, तब इसको करेंगे अच्छी तरह से, ठीक बात है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है, अब आर्टिकल पर हम आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम आर्टिकल 153 ले रहे हैं। 153 अच्छी तरह से आपको पता है दोस्तों 153 में क्या लिखा हुआ है। देखिए आप 153 में आर्टिकल कि सिंपल कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक से अधिक राज्यों का भी एक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। कब, क्यों, किस लिए, इस पर हम अभी चर्चा करें। उससे पहले आपके लिए स्टेटमेंट निकाल के ले आते हैं। एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अच्छी तरह से आप इसको देख सकते हैं कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब कभी कभी आपने अखबार में भी पढ़ते हो दोस्तों इन चीजों, बहुत अच्छी तरह से आप देखते हो अखबार में भी, कि एक व्यक्ति को, जैसे हमारी राजस्थान के संदर्भ में बात करें, यदि आपको पता हो तो अपने राजस्थान में 2 वर्ष तक 2010 से 2012 तक राज्यपाल का पद रिक्त रहा था, खाली रहा था, वैकेंट रहा था, गवर्नर नहीं था। पंजाब के जो राज्यपाल थे उन्होंने राजस्थान के कार्य को देखा था, अर्थात अतिरिक्त व्यक्ति को, अर्थात राज्यों का अतिरिक्त चार्ज भी यानी एडिशनल चार्ज भी दिया जा सकता। तो मोटे रूप से हम यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति एक है और अगर राज्य 2 है तो वो 2 राज्यों का मुख्यमंत्री राज्यपाल रह सकता है। अब ये क्यों और किस लिए आया? पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे राज्यों का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो 1956 में हुआ है। राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है, राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। उससे पहले आपको पता है हमारे जो राज्य थे A, B, C और D, इन 4 श्रेणियों में बटे हुए थे और राज्य जब एक साथ आए, सब आए और मोटे मोटे रूप से आपको अच्छी तरह से पता है हमारे 14 राज्य आए थे। और दोस्तों 1956 में ही हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, 7वां, बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 7th है, ये 1956 में आया था और इसी ने ये प्रोविजन किया कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु एक से अधिक राज्यों का भी वह राज्यपाल रह सकता है। तो ध्यान से सुनना, कब किया, क्यों किया, अच्छी तरह से। बेसिक हमारा जो मूल संविधान था, यानी जो हमारा प्रारंभिक जो संविधान था, क्योंकि संविधान में आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोटे मोटे 104 संशोधन हो चुके हैं और भी संशोधन प्रक्रिया जारी है। तो संशोधन जब किया गया 1956 में और वो क्रमांक था 7वां, यानी 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें ये प्रावधान किया गया कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल रह सकता है। तो ये कब किया गया? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। आपकी बेहतर समझ के लिए, आपको याद करने के लिए लो साहब आपके लिए और लिख दिया, 7th अमेंडमेंट फैसिलिटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। अब मोर स्टेट, यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर वो 28 राज्यों का एक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि संविधान में ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है, न तो प्रतिबंध है, न तो प्रोहिबिटेड किया गया है और न ही उसको फ्री, यानी स्पष्टता से, क्लियरिटी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। ये लाइन जरूर लिखी हुई है, ये देखिए आप, सेम पर्सन यानी वही व्यक्ति, सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट,
बन सकता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। आर्टिकल 153 देखना, ध्यान सुनना, ही बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है 153 में। अब होता क्या है कि पीटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, हमारा जो पीटी होता है उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं और पूछा भी जाता है आर्टिकल। तो एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक से अधिक राज्यों का भी एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है क्या? तो आपका उत्तर होगा हाँ साहब, हो सकता है। और ये कब किया गया, कब संशोधन किया गया? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आता है दोस्तों आर्टिकल 154, जो हमने अभी पढ़ा भी था। आपको बताना चाहूं, अभी हमने पढ़ा था कि राज्य की मुख्य कार्यपालिका कौन है। राज्य की मुख्य कार्यपालिका कौन है? तो हमने कहा था गवर्नर। तो ये आर्टिकल उस बात को बताता है, ध्यान रखना, बहुत सामान्य अर्थ में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यानी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसमें एम्प्लॉय अर्थात किसमें वेस्टेड है? अपने गवर्नर। और गवर्नर जो है इस एग्जीक्यूटिव पावर को यूज किसके थ्रू करेगा? अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू। किसके थ्रू? सबऑर्डिनेट के थ्रू। ये देखिए आप, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों की बात की गई इसमें। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी, इस लाइन को ध्यान सुनना, द स्टेट शैल बी vested in governor, and second देखिए आप, shall be exercised by either directly or through officers, या वो स्वयं, अब वो स्वयं कब करता है आगे जब पढ़ेंगे हम डिटेल में तब बताएंगे, या अपने ऑफिसर्स अर्थात अपने जो सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ जो है। अब राज्यपाल के अधीनस्थ कौन, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राज्यपाल के अधीनस्थ आप अच्छी तरह जानते हैं, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, मंत्री परिषद, और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो सारा का सारा इसके सबऑर्डिनेशन में आता है। सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद, ये लिमिटेशंस है, ध्यान रखना, अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। हम लोग संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान की जो एक रेखा खींची हुई है उस रेखा से बाहर हम नहीं जा सकते। तो सिंपल सी बात है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख ध्यान रखना आर्टिकल 154 में। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित की गई है दोस्तों? राज्यपाल में। राज्यपाल उन शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, और सबऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्री परिषद एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, जितने भी हमारे प्रशासनिक जो स्थायी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाती है उनके माध्यम से करता है। और बाउंड्री है दोस्तों, अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग करेगा? कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डेंस, लिमिट, बाउंड्री, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता वो। सेकंड, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की जाएगी, देखो हिंदी वाले, और उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संविधान के अनुसार उनका उपयोग या प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों वापस एक बार ध्यान रखना, आर्टिकल 152 में तो डिफिनेशंस दी गई है स्टेट के बारे में जो मैंने आपको मोटे मोटे रूप से बताई थी। सेकंड जो आर्टिकल है वो हमारा आता है 153 में देखा हमने, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। 154 में जो मुद्दा आता है वो है हमारे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों 155, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 155 बहुत बड़ा आर्टिकल है, इस पर हमारी थोड़ी चर्चा होगी, कैसे, किस प्रकार से, क्या है। तो दोस्तों यहाँ जो दो तीन बातें आती है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला ये आता है कि राज्यपाल का सिलेक्शन कौन करता है, चयन कौन करेगा। फिर आता है कि राज्यपाल को अपॉइंट कौन करेगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो हमारा जो संविधान का जब निर्माण किया था दोस्तों, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये डिस्कस और डिबेट भी हुआ था कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता तो राज्यपाल का क्यों नहीं हो सकता। मगर फिर भी हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत की एकता और अखंडता को, हमारी यूनिटी को, अर्थात हमारे कंट्री को, हमारे नेशन इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए हमने केंद्र के द्वारा राज्य की नियुक्ति अर्थात हमारा जो गवर्नर है इसको अपॉइंट जो करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट सेंटर से अपॉइंट होता है। और ये प्रक्रिया हमने अडॉप्ट कहाँ से की है? सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं तो उसमें अच्छी तरह से नाम आता है कनाडा का। तो आप ध्यान रखना कि हमारे राज्यों में जो
राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, ये प्रक्रिया हमने किससे ली है? कनाडा से ली है। किससे ली है? कनाडा से ली है। तो ठीक बात है। अब आता है चयन कौन करता है और नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी रिकमेंडेशन को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है कि नियुक्ति, मोटे रूप से इसकी नियुक्ति करता कौन है? तो सीधा सा है कि राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति भी, आप अच्छी तरह से, प्रेसिडेंट जो है वो किसकी एड एंड एडवाइस पर काम करता है? तो सेंटर की मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के एड एंड एडवाइस पर काम करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक बात है। अब आता है सिलेक्शन, चयन। चयन कौन करता है? राज्यपाल का। इस पर कई सारी बातें आती है दोस्तों। मोटे मोटे रूप से हम एक बात बताना चाह रहे हैं। आपको पता होगा कि एमएम पुंची, मदन मोहन पुंची, एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर के एक कमीशन बिठाया गया था। उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। वो रिकमेंडेशन बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करें चयन को लेकर के। हालांकि अभी भी चयन जो आपको पता है कि नियुक्त राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद देता है। तो ऑब्वियसली कि राज्यपाल के चयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। अब यहाँ जो हम बात करना चाह रहे थे वो है पुंची कमीशन। और ये सवाल भी आता है दोस्तों, पुंची कमीशन जो है हमारा, पुंची आयोग जो है 2007 में, आपको पता होगा, आया तो 9 में शायद इसने रिपोर्ट दी थी, फिर भी आपको पता होगा पुंची कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी दोस्तों। उसमें कहा था कि एक कमेटी का गठन किया जाए, एक समिति बनाई जाए, कमेटी। और उस कमेटी में उसने कहा था कि पीएम भी होना चाहिए। फिर उसने कहा था गृह मंत्री भी हो। फिर उसने कहा था स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की भी बात की थी उसने, लोकसभा अध्यक्ष भी इसमें होना चाहिए। और एक उसने ये भी कहा था कि राज्यसभा का सभापति भी हो, गृह मंत्री, और संबंधित राज्य, जिस राज्य में, ध्यान रखना आप, संबंधित राज्य के सीएम को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। ऑब्वियसली कि इसमें अगर राज्यसभा का सभापति मेंबर होगा तो चेयर वही करेगा। मोटे मोटे रूप से ये रिकमेंडेशन है जो मानी नहीं गई है, मगर हमारे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ जाता है। तो उसने कहा भी था कि चयन करते समय आपको ये एक कमेटी है, इसका गठन करना चाहिए, और ये जो कमेटी नाम बताए उसके आधार पर राज्यपाल का सिलेक्शन करना चाहिए और उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो एक सिंपल सा आपके सामने पहले रखा था। अब देखें स्लाइड में हम क्या आपको और बताते हैं। सिलेक्शन की बात आई है, राज्यपाल की अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड सिलेक्शन। ये देखिए, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो मैं बता चुका, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इस लाइन को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है आपको। ये जो बात बताना चाह रहा है, जो मैं आपके सामने देखना, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और ये जो शब्द है इस पर हम अभी चर्चा करेंगे थोड़ी सी और। अंडर हिज हैंड एंड सील, अर्थात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हस्ताक्षर तो उसको करना ही है प्रेसिडेंट को, फिर उसकी मोहर भी लगेगी और एक वारंट जारी किया जाएगा नियुक्ति का। अच्छी तरह से समझना। अब ध्यान सुनना, सिलेक्शन केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ध्यान रखना आप इस बात का कि अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया है वो है कि राज्यपाल का जो मनोनयन किया जाता है, राज्यपाल का जो सिलेक्शन किया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और प्रेसिडेंट को वो एडवाइस देती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर आपको बता दिया। अब 2-3 शब्द यहाँ पर आए जिस पर हम थोड़ी चर्चा करें, बड़ा मजा आएगा आपको। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 155, इससे पहले हमने जो आर्टिकल पढ़े हैं अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसको वापस हमको रिवीजन करते रहना है, थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छी तरह से इसको देखते रहना है। अब देखिए 152 में क्या था? डेफिनेशन, ठीक है। 153 में क्या था? एक राज्य का एक राज्यपाल, अर्थात एक गवर्नर जो है वो एक स्टेट का होगा, मगर एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता, कब, क्यों, कैसे आया। और 154 में आपको अच्छी तरह से पता है एग्जीक्यूटिव पावर है। अब जो आर्टिकल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है अनुच्छेद 155। कौन सा है? अनुच्छेद 155, 155। अब आप देखिए 155 में राज्यपाल की अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हमने 155 में बताया गया, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से पता है, मैं आपको बता देता हूं, सिलेक्शन कह दो, मनोनीत कह दो, यानी राज्यपाल
का मनोनयन या चयन केंद्र सरकार करती है और वो उसको किसको एडवाइस करती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करता है। जब राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करता है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि एक शब्द आता है अपॉइंटमेंट लेटर। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा सुखद शब्द होता है कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया है। कई बच्चे तो जो एग्जाम देने के लिए जाते उसको अपॉइंटमेंट लेटर बोल देते, जो ऐसा नहीं होता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद में सरकार के द्वारा जब आपकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है और उस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत में आपको बताया जाता है फलां तारीख को फलां स्थान पर फलां पद पर जा करके आप इस पद को प्राप्त कीजिए, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर होता है। ध्यान रखना। तो यहाँ वारंट शब्द, तो ध्यान रखना, राज्यपाल का नियुक्ति पत्र नहीं होता है, वारंट कहलाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो वारंट स्टेट में आता है अर्थात राज्य में आता है, जैसे हमारे कलराज मिश्र जब केंद्र के द्वारा राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह जी सेवानिवृत्त हो गए अर्थात उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया, उसके बाद में वो चले गए, यानी उनका जो टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में कलराज मिश्र जब आए तो उनका वारंट आया था। आपको याद हो अच्छी तरह से, क्यों कि ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ये बात 2019 की भी है। तो ध्यान रखना, वारंट जारी किया था और ये वारंट जो है वो सीएस पढ़ के बताता, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी इसको पढ़ता है बाकायदा। ध्यान रखना, शपथ ग्रहण होती है राज्यपाल की, उससे पहले इसको पढ़ा जाता है। कौन पढ़ता है? मुख्य सचिव पढ़ता है। ठीक बात है। अब आता है अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी जब तक राज्यपाल की नियुक्ति का पत्र राष्ट्रपति सचिवालय से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर सहित नहीं आएगा, उसको नहीं माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है। आर्टिकल देखिए आप 152 में डेफिनेशन की बात, 153 में एक राज्य का एक राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, 154 में का राज्य कार्यपाल का शक्तियां और 155 में किसका उल्लेख किया गया है? इसकी नियुक्ति और इसके सिलेक्शन के बारे में जो हमने बात की थी वो इनमें की गई थी। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है, ध्यान से सुनना। अब इसमें जो प्रश्न आता है वो ये है, इसमें एक थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगा मैं। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं, एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो 1979 जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी वो मोटे रूप से ये कहा था कि जो राज्यपाल है अर्थात जो गवर्नर है वो केंद्र के अधीन कोई रोजगार नहीं है, यानी एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी सेंटर के सबऑर्डिनेशन में वो एक एम्प्लॉय नहीं है। ये पहला। दूसरा उन्होंने कहा था कि वह एक संवैधानिक पद है। कौन सा पद है? संवैधानिक पद है। अब बात आती है दोस्तों कि राज्यपाल का जो वर्तमान स्थिति है इसको लेकर के संविधान सभा में भी बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं हुई थी कि साहब जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं हो सकता। और तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब डिबेट शुरू हो जाती है तो पक्ष और विपक्ष में दो चीजें निकल के आती हैं, जिस पर हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।